हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज हम आपको प्रियम्बल एंड शेड्यूल जो कि पॉलिटी का सेकंड चैप्टर है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सब की ट्रिक से याद कराएंगे। बिल्कुल टॉपर्स की ट्रिक से आप इन सभी इवेंट्स को, इन सभी क्वेश्चंस को याद कर पाओगे जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस पूरे चैप्टर से। तो एक भी चीज़ हम यहाँ पर मिस नहीं करेंगे, तो वीडियो के एंड तक प्लीज़ बने रहिए। आइए शुरू करते हैं फटाफट से इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम सभी को पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ले करके बना हुआ है। अलग अलग देश की जो अच्छी चीज़ें थी वो हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं। ठीक है, तो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें किस किस देश से ली गई हैं इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सबसे पहले देखिए, एक जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो डाला था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, वो था GOI एक्ट 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे सबसे ज़्यादा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस हुआ है। ठीक है, इसलिए देखिए जो पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि जो GOI एक्ट था जो कि ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये आप लोग हिस्ट्री में भी अच्छे से पढ़ोगे। तो इसमें क्या हुआ था, तो इसने सबसे ज़्यादा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, इन्फ्लुएंस किया। देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ से ली गई। तो इससे सबसे पहले लिया गया इमरजेंसी प्रोविजंस। हम सभी को पता है आपातकाल में इमरजेंसी लगाई जाती है भारत के अंदर। तो अलग अलग इमरजेंसीज होती हैं, जैसे स्टेट लेवल पे या फिर आपके यूनियन लेवल पर या फिर आपके फाइनेंशियल लेवल पर। ठीक है, तो वो सभी तो हम लोग अपना ब्रीफ में देखेंगे, यहाँ पर हम आपको याद करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने ब्रीफ वाली वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो पहले आप ब्रीफ वाली वीडियो देख लीजिए। ठीक है, वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए जहाँ पर हम आपको याद कराएंगे। ठीक है, तो इमरजेंसी प्रोविज़न लिया गया। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट था वो भी यहीं से लिया गया। ठीक है, PCS यानी कि आपका प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जो कि स्टेट लेवल की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है वो भी इसी एक्ट से ली गई। इसके अलावा ऑफिसर ऑफ गवर्नर भी इसी से लिया गया। फेडरल सिस्टम यानी कि जो हमारा पूरा देश है उसके अंदर पावर डिवाइड है, स्टेट लेवल पर अलग पावर है, यूनियन लेवल पर अलग पावर है और म्यूनिसिपल और लोकल लेवल पर ये अलग पावर है, जैसे कि आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गई, पंचायत हो गया। ठीक है, तो ये जो डिवीज़न है पावर का इसी को बोला जाता है फेडरल। ठीक है, तो जो फेडरल स्कीम थी वो भी GOI एक्ट से ली गई। तो इन सारी चीज़ों को कैसे याद करोगे, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है, आप लोग उस ट्रिक को याद कर लो, वहीं से आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे कि उस ट्रिक का नाम है, उस निमोनिक का नाम है, एक स्मार्ट PCS ऑफिसर फेडरल है। ठीक है का कोई यूज़ नहीं है बस उस निमोनिक को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो क्या याद मैंने आपको करने के लिए बताया कि एक स्मार्ट PCS ऑफिसर फेडरल है। ठीक है, बस आप इतना याद कर लो। एक से क्या आ जाएगा, ई के इंग्लिश में लिखोगे ना, तो एक से आपका ई से आ जाएगा इमरजेंसी प्रोविज़न। फिर एक ख़त्म हो गया। फिर मैंने आपको बताया स्मार्ट, तो स्मार्ट कैसे शुरू होता है, एस से, तो एस से आपका सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हो गया। एक स्मार्ट PCS डायरेक्ट आप याद हो गया आपको। ठीक है, तो एक स्मार्ट PCS ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ गवर्नर, फेडरल स्कीम है का कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको ये GOI एक्ट 1935 याद हो जाएगा। इसके बाद है हमारा UK से क्या क्या चीज़ें ली गई। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या चीज़ें ली गई ये हम लोग अब देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिया गया आपका एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज लिया गया, सिंगल सिटीजनशिप लिया गया, रूल ऑफ लॉ लिया गया और रिट्स लिए गए, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिया गया और बाई कैमरल पार्लियामेंट लिया गया। ठीक है, तो इन सभी टर्म्स का मैं मतलब यहाँ पर नहीं बताऊँगा, सिर्फ और सिर्फ याद कराऊँगा, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मैंने इन सभी टर्म्स का मतलब ऑलरेडी अपने जो डिटेल्ड वीडियो है वो भी बहुत बड़ी नहीं है, आप उसको देख लीजिए, उसके अंदर सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन अच्छी तरीके से कर दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग याद करा रहे हैं। तो देखिए इसको आप लोग कैसे याद करोगे, तो इसके लिए आप लोग निमोनिक याद कर लो। ठीक है, पहले तो मैं निमोनिक पढ़ देता हूँ। प्लीज़ पास सम रीजनल वर्ड्स लाइक ब्रो। ठीक है, तो प्लीज़ से पी से आपका आ जाएगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्लीज़ पास, पास से भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आ जाएगा। ठीक है, पास अगेन पी आ रहा है तो PP हो गया, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ठीक है, तो प्लीज़ पास सम,
तो एस से क्या हो गया, सिंगल सिटीजनशिप। जैसे हम लोग के भारत देश में क्या है, आपको भारतीय नागरिकता दी जाती है। ऐसा थोड़ी है कि आप किसी राज्य के हो तो आपको राज्य की अलग से आपको सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता दी जाए, केवल भारत की नागरिकता होती है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हो गया प्लीज़ पास सम। ठीक है, ये तीनों हो गया। प्लीज़ पास सम के बाद आपका आ जाएगा रीजनल। ठीक है, प्लीज़ पास सम रीजनल वर्ड्स। ठीक है, तो रीजनल से रूल ऑफ लॉ, वर्ड्स से रिट्स। ठीक है, तो प्लीज़ पास सम रीजनल वर्ड्स लाइक ब्रो। ठीक है, तो लाइक से आपका हो जाएगा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर एल से। ठीक है, और ब्रो यानी बी से आपका हो जाएगा बाई कैमरल पार्लियामेंट। तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे सिर्फ एक इस निमोनिक से। क्या है वो निमोनिक, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। प्लीज़ पास सम रीजनल वर्ड्स लाइक ब्रो। ठीक है, और ब्रो से आपको यूके याद हो जाएगा, क्योंकि यूके वगैरह आप लोग देखो ब्रो ब्रो बोलते हो। इंडिया में तो ऐसा कोई कल्चर था नहीं ब्रो ब्रो बोलने का, हम लोग तो भाई भाई बोलते थे। अब हम लोग विदेशी सारी चीज़ें ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारे ये जो जेनजी के वर्ड्स हैं ब्रो वगैरह, तो ये सब भी आप लोग ब्रो सुनते ही यूके याद हो जाएगा आपको। ठीक है, और ब्रो में भी देखिए 3 लेटर का एक वर्ड है, यूके भी छोटा सा 2 लेटर का वर्ड है। तो वैसे भी आप लोग ब्रो और यूके आपस में मिला सकते हो, तो ये निमोनिक आप इससे कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो प्लीज़ पास सम रीजनल वर्ड्स लाइक ब्रो, यानी कि कुछ रीजनल बोलो भाई। जैसे ये ब्रो बोलता है, जैसे जिस तरीके से ये ब्रो रीजनल वर्ड्स बोलता है, वैसे ही तुम भी बोलो। तो वो क्या कर रहा है, प्लीज़ कर रहा है। ठीक है, कि प्लीज़ पास सम रीजनल वर्ड्स लाइक ब्रो। तो बहुत सरल सा ये आपका निमोनिक है। आप इसको याद करके इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हमारे देश के संविधान में ली गई आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अब। तो अगर हमारी ट्रिक्स आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। अब देखिए आ जाता है हमारा यूएसए। तो आप लोग को दिख भी रहा होगा कि यूएसए से सबसे ज़्यादा चीज़ें ली गई। ठीक है, और उसको याद करना भी बहुत आसान है, अभी मैं आपको याद करा देता हूँ। ठीक है, तो यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि आप इसको केवल अमेरिका भी बोल सकते हो। तो अमेरिका अपने आप में आज क्या है, एक वर्ल्ड पावर है। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने सबसे ज़्यादा चीज़ें ली, आप वहाँ से याद रख सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने इससे ली। ठीक है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेस क्या है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल मतलब ये क्या होता है कि उसका बेस। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स हमने वहीं से लिया। फिर प्रियम्बल, हमारी जो संविधान है उसका पहला पन्ना ही क्या है, प्रियम्बल है। ठीक है, यानी उसका पूरा समरी क्या है, प्रियम्बल है। ठीक है, तो वो भी वहीं से हम लोगों ने लिया, क्योंकि ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों ही चीज़ हम लोगों ने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है, अमेरिका से लिया है। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, एक तो फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही फंडामेंटल है। ठीक है, फाउंडेशन है। और प्रियम्बल, क्योंकि वही हमारा पहला पन्ना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने यूएसए से लिया। अब देखिए यूएसए, अभी मैंने आपको बताया कि क्या है, एक सुपर पावर है आज के टाइम पे। तो पावर भी, यानी जो सेपरेशन ऑफ पावर है, वो भी हम लोगों ने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया। तो यहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ पावर है, इसका मतलब है कि जो पावर होती है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड होती है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों में जो पावर है उसका सेपरेशन किया गया है। तो ये चीज़ हम लोगों ने यूएसए से लिया। पावर से आप लोग यूएसए, अमेरिका, वर्ल्ड पावर याद कर ही लोगे। और जो हमारा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी यहीं से लिया। ठीक है, तो सुप्रीमेसी से भी आप लोग वैसे भी अमेरिका याद रखोगे, सुप्रीमेसी वर्ड आते ही। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, कि हमारे देश में सबसे सुप्रीम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, संविधान है। तो वो भी हम लोगों ने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया। तो ये 4 चीज़ आपको ऐसे ही याद हो गई। इसके अलावा हमने आपको बताया कि यूएसए से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ली गई हैं। तो हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सरकार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जुडिशरी है। क्योंकि अगर जुडिशरी ही नहीं होगी तो सरकार कहीं ना कहीं एज ए डिक्टेटरशिप भी वर्क कर सकती है, एक डिक्टेटर की तरह भी एक्ट कर सकती है। ठीक है, लेकिन जुडिशरी ही एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर हम लोग जा सकते हैं, जहाँ पर हम लोग न्याय की क्या कर सकते हैं, न्याय की आशा रख सकते हैं। ठीक है, तो जुडिशरी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपको यहाँ से समझ में आ गया। तो जुडिशरी भी हम लोगों ने कहाँ से ली, यूएसए से ली। ठीक है,
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, कि हमारा जो जुडिशरी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंस रहे, सरकार के दबाव में ना रहे। तो ये हम लोगों ने यूएसए से लिया, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसके अंदर ही आपका आ जाता है रिमूवल प्रोसीजर ऑफ एससी एंड एचसी, ठीक है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उनका रिमूवल प्रोसीजर वगैरह भी हम लोगों ने यूएसए से लिया। जुडिशियल रिव्यू, अभी मैंने आपको बता ही दिया कि जो जुडिशरी है वो हम लोगों ने यूएसए से ली है, ठीक है, उसका पूरा रिव्यू वगैरह, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये भी जुडिशियल के ही अंदर आता है। जुडिशरी का नियम ही क्या है, न्याय का नियम ही है कि सबको बराबरी का हक मिले, ठीक है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी कहाँ से लिया हम लोगों ने, यूएसए से लिया। यहाँ तक ये ख़त्म हो जाता है। अब जितना भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी हम लोगों ने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया, क्योंकि हमारे भारत का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसी को हम लोग हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं, यानी हेड ऑफ द नेशन क्या है, प्रेसिडेंट है। तो वो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो भी हम लोगों ने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया। यानी कि इलेक्शन ऑफ हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि प्रेसिडेंट, उसका जो इलेक्शन होता है, कैसे इलेक्शन होगा, कैसे उसको लिया जाएगा, वो कहाँ से लिया हम लोगों ने, यूएसए से लिया। अब जब उसका इलेक्शन करने की बात यूएसए में से ली, तो उसको निकालने की बात भी हम लोग यूएसए से ही लिए, कि अगर कोई प्रेसिडेंट भारत का हेड बन जाता है, लेकिन अगर हमें उसे निकालना है, हटाना है, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। वो भी हम लोगों ने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया। उसके अलावा पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, एक ही में आ गया, ठीक है, तो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी हम लोगों ने वहीं से लिया। और फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन लगा सकता है, वैसे तो कोई भी इमरजेंसी प्रेसिडेंट ही लगा सकता है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी उसी के अंतर्गत में आ गया, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट के ही पास पूरा फाइनेंशियल सारा उसी के नाम पर होता है, ठीक है। आपको कोई फाइनेंशियल बिल वगैरह भी लाना है तो पहले प्रेसिडेंट से ही क्या ली जाती है, अनुमति ली जाती है, हम लोगों ने ब्रीफ में देखा ही है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी जो है वो हम लोगों ने यूएसए से ली है। तो ये जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सभी हम लोगों ने यूएसए से ली है। याद करने का क्या तरीका है, पहले तो दो आप वैसे ही याद रख लोगे, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे देश का वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का ही फाउंडेशन क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, प्रियम्बल है, क्योंकि पहला पन्ना ही है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये दो चीज़ तो आपको ऐसे ही याद हो गया। पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, पावर से यूएसए याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और पावर का सेपरेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है वो भी आप लोग यूएसए से याद रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जुडिशरी होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप लोग का क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यूएसए से लिया। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रधान हो, सबसे ऊपर हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये भी हम लोगों ने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया। अब जितनी भी जुडिशरी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सभी भी हम लोगों ने यूएसए से लिया, ठीक है। और प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें भी हम लोगों ने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो होप आपको हमारी ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। इसके बाद आ जाते हैं अब हम लोग कनाडा पे। अब देखिए सारी छोटी छोटी हैं, तो ये बहुत आराम आराम से आपको याद हो जाएंगी। अब देखिए आ जाता है कनाडा। तो कनाडा के अंदर क्या आ रहा है, सी आ रहा है, और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी में देखिए सेंटर आता है, यानी कि सी आता है। जैसे कि फेडरेशन, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि फेडरेशन मतलब होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर, लेकिन यूनियन के पास यानी सेंटर के पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स होती हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है, ठीक है। तो सेंटर आ गया। इसके अलावा सेंटर अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी जो हर स्टेट का गवर्नर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, सेंटर करता है। तो यानी यहाँ पर भी सेंटर आ गया, सी से सेंटर, सी से कनाडा। फिर रेसिडुअरी पावर ओनली टू सेंटर, यानी कि जो पावर्स बची हुई हैं वो सभी किसके पास जाती हैं, सेंटर के पास जाती हैं। तो ये भी आपका क्या आ गया, सेंटर से कनाडा, सी, ठीक है। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसे भी आप देख सकते हो कोर्ट से सी और कनाडा से भी सी, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एडवाइस कर सकता है गवर्नर को, ठीक है, जिस गवर्नमेंट को, जिससे कि वो फैसले अपना लेना चाहे तो ले, ना लेना चाहे तो ना ले, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर सकता है गवर्नमेंट को। लेकिन ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो उसकी सलाह को, उसकी एडवाइजरी को माने या ना माने, यानी कोई दबाव नहीं डाल सकता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो किसको एडवाइस देगा, गवर्नमेंट को देगा, सेंटर को देगा, हमको और आपको तो देगा नहीं। तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, सेंटर ही आ जाएगा। तो सेंटर मतलब कनाडा, आप इसको आराम से याद रख लो, ये चारों चीज़ आपको याद हो जाएंगी। अब देखा जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो इसके लिए आप लोग को एक निमोनिक याद रखनी होगी। निमोनिक का नाम है डोंट चेज फ्री जूस, ठीक है। तो अब देखिए डोंट से डी आ गया,
तो डी से हो जाएगा हमारा डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या है, डोंट चेज, चेज में सी से आपका हो जाएगा कंकरेंट लिस्ट। डोंट चेज फ्री, तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। जूस, जूस से आपका हो जाएगा जे, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस, ठीक है। तो डोंट चेज फ्री जूस ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको याद रखना होगा। तो उसके पीछे आप याद रख लो कि आप ऑस्ट्रेलिया गए थे जूस पीने, ठीक है। तो अगर ऐसे करके याद रख सकते हो तो फिर आपका ये निमोनिक से आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आयरलैंड पर। आयरलैंड से देखिए दो चीज़ें ली गई थी, डीपीएसपी और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। अब डीपीएसपी क्या है, ये अलग अलग टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स इसके अंदर ऐसे हैं जो अगर आप पहले नहीं पढ़े हैं तो आपको समझ में ही नहीं आएंगे। तो जाहिर सी बात है आपको पहले इसको पढ़ना होगा, ठीक है, तभी आप इसको समझ पाओगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मेरे वीडियो में है, तो आप फटाफट जा करके देख लीजिए। डीपीएसपी और जो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा है वो आयरलैंड से लिया गया था। आयरलैंड से आयर और लैंड दो शब्द बन रहे हैं, यहाँ पर भी दो चीज़ें ही हैं, ठीक है। और इसको याद रख सकते हो आप डॉक्टर से। डॉक्टर का एब्रीविएशन क्या होता है, यानी डॉक्टर को आप कैसे लिखते हो, डी आर से लिखते हो, तो डी से डीपीएसपी, आर से हो जाएगा हमारा राज्यसभा, ठीक है। तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर से आयरलैंड, डॉक्टर में केवल डी आर है और आयरलैंड में केवल आई एल है, यानी आयर अलग वर्ड है और लैंड अलग वर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। जर्मनी से आपको याद आ जाना चाहिए तुरंत, किसका, कौन, एडोल्फ हिटलर, ठीक है। तो जर्मनी से तुरंत हिटलर याद आ जाएगा। तो आप सारी चीज़ें यहाँ पर याद रख पाओगे, जैसे कि प्रेसिडेंट्स पावर इमरजेंसी, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है इमरजेंसी लगाने के लिए, यानी कि सबको बिल्कुल रोक देने के लिए। तो एडोल्फ हिटलर भी आप इमरजेंसी लगाने जैसा याद रख सकते हो, ठीक है। और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये इससे अच्छा तो और क्या ही है। हिटलर ने क्या किया था, कितना ज़्यादा दबाव डाला था, कितनी ज़्यादा गलत चीज़ें की थी, तो वहाँ से आप याद रख सकते हो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। तो ये जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं ये आप हिटलर से याद रख सकते हो, जर्मनी से याद रख सकते हो। इसके बाद आ जाएगा हमारा यूएसएसआर, यानी कि रसिया, ठीक है। पहले यूएसएसआर होता था, अब रसिया नाम से हम लोग इसे जानते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर से हम लोगों ने तीन चीज़ें ली थी। रसिया को आप मान सकते हो बिल्कुल यूटोपिया के तरीके, यानी कि एक बिल्कुल ही ज़्यादा कैसी सोसाइटी, एक बिल्कुल आइडियल सोसाइटी, ठीक है। तो आइडियल्स ऑफ जस्टिस हम लोगों ने इसी से लिया, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जितने भी आइडियल ऑफ जस्टिस होते हैं वो हम लोगों ने रशिया से लिया। और 5 ईयर का जो प्लान है वो भी हम लोगों ने इसी से लिया। और फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो क्या होती हैं, वो भी हम लोगों ने रसिया से लिया। तो हमने आपको बता ही दिया कि बिल्कुल आइडियल सोसाइटी मान लो, जहाँ पे हर कोई अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो उनकी है, यानी जो उनका कर्तव्य है वो पूरा करें, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको याद हो जाएगा, आइडियल्स ऑफ जस्टिस याद हो जाएगा, और आप लोग याद रख लीजिएगा बस 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। तो ये आप लोग का याद हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है हमारा फ्रांस। फ्रांस लिया था हम लोगों ने दो चीज़ें, पहला तो है हमारा लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट, और दूसरा रिपब्लिक सिस्टम का, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे याद रखोगे, तो इसको आप लोग याद रख सकते हो 3R से, ठीक है। क्योंकि फ्रांस के अंदर देखिए क्या आ रहा है, एफ हटा दीजिए, आर से देखिए तो आर आ रहा है ना, तो आर से आपको याद हो जाना चाहिए 3R, ठीक है। तो 3 से लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, और आर से रिपब्लिक सिस्टम, ये हम लोगों ने लिया था हमारे फ्रांस से, ठीक है। और उसके बाद जापान से हम लोगों ने लिया था प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, यानी कि पी से आप इसको याद रख सकते हो। जापान में देखिए क्या आ रहा है, पान, पान पा से शुरू होता है, पी से शुरू होता है, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। इसके अलावा आप लोग जो यूएसएसआर था यानी जर्मनी था, उसको इफ़ से भी याद रख सकते हो। इफ़ में आई, एफ से याद रखोगे, ठीक है। इफ़ से आई से आइडियल ऑफ जस्टिस, जो कि मैंने आपको बता ही दिया, एफ से फंडामेंटल ड्यूटीज़ और 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। तो इफ़ यानी कि IFF ऐसे याद रख सकते हो इसको। तो आई होप आपको सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। इसमें से हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे वर्ड्स के आपको मीनिंग नहीं समझ में आ रही होंगी, तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ हमारी जो फुल वीडियो है उसको एक बार देख लीजिए। छोटी सी वीडियो है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल 100% बूस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब। तो अगर फिर भी आपको कोई भी टर्म या फिर किसी भी चीज़ में डाउट होगा
अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहीं पर आपको बिल्कुल ब्रीफ में समझा दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप सीधे कमेंट कर दीजिए, वहाँ पर आपको आंसर बिल्कुल आसान भाषा में मिल जाएगा। ठीक है, और आपका डाउट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आपको रिप्लाई करता रहूँगा। वैसे तो मेरे एक ही रिप्लाई में आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो बिल्कुल आप लोग के लिए खुला हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग प्रियम्बल पे। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि यूएसए से हम लोगों ने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ले रखी हैं। ठीक है, तो प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ये सभी हम लोगों ने यूएसए से ही लिया है। तो एक प्रियम्बल पूरा पूरा टॉपिक ही आ गया। तो ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया हुआ है यूएसए से। ठीक है, तो बोरोड फ्रॉम यूएसए। ठीक है, लेकिन जो इसका लैंग्वेज है, ठीक है, वो हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भी देखिए यूएस आ गया ना, यूएसए उसी को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है। तो इस तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया याद रख सकते हो कि जो प्रियम्बल का लैंग्वेज है वो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। बाकी जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो तो हम लोगों ने आपका यूएसए से ही लिया है। अब देखिए ये जो है हमारा प्रियम्बल, वो मॉडिफाइड फॉर्म है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाया था। ठीक है, तो ये उसी का क्या है, मॉडिफाइड वर्जन है। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कुछ चीज़ें चाहते थे कि उनके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, तो उसके लिए वो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए थे। उसको बाद में मान लिया गया था, ले लिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो ये उसी का क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, और इस प्रियम्बल को हम लोगों ने कब अडॉप्ट किया था, इसको हम लोगों ने किया था 22 जनवरी 1949 को, जब हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हो गया था, तब हम लोगों ने प्रियम्बल लिखा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको ब्रीफ में बता ही रखा है। ठीक है, तो इसको अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1949 को। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ली गई थी। तो वो आपको ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में, जो इसके पहले वाली यानी कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो अगर आपने वो वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। तो ये जो प्रियम्बल है वो अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1949 को। एनफोर्स्ड हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोग के देश का संविधान भी, यानी पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या हुआ था, एनफोर्स हुआ था। ठीक है, तो ये सारी डेट्स तो आपको वैसे भी याद हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखिए कुछ प्रियम्बल को लेकर के स्टेटमेंट्स दिए गए थे अलग अलग लोगों के द्वारा। जैसे जो हमारे NA पालकी वाला जी थे, उन्होंने बोला था कि ये आईडी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, यानी कि क्योंकि प्रियम्बल एक बहुत छोटा वर्जन है और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, मैंने आपको बताया समरी है, बहुत छोटी चीज़ है। यानी अगर कोई प्रियम्बल देखेगा तो उसको पूरा आइडिया हो जाएगा कि हमारे इसके कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक आईडी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसे बोला था NA पालकी वाला ने। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये तीनों याद रखना है। आईडी कार्ड से आप लोग याद रख सकते हो कि इसको NA पालकी वाला ने बोला था। जैसे कि आप लोग जब स्कूल जाते थे तो कई बार आईडी कार्ड भूल जाते थे, या आज भी कॉलेज वगैरह जाते होगे तो आईडी कार्ड ले जाना भूल जाते होगे, तो आप लोग को एंट्री नहीं दी जाती है। ठीक है, क्या बोला जाता है कि ना ना, पहले आईडी कार्ड दिखाओ तभी एंट्री मिलेगी। ठीक है, तो आईडी कार्ड से आपको क्या याद हो जाएगा, ना। ठीक है, NA ना। ठीक है, तो नाना यानी एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था, NA पालकी वाला ने बोला था। तो पूरा नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में केवल पालकी वाला तो लिख करके आएगा नहीं, NA पालकी वाला ही लिख करके आएगा। तो जहाँ पे आपको ना दिख जाएगा आईडी कार्ड ना, ना ना नहीं लाया हूँ, नहीं एंट्री मिलेगी, याद हो जाएगा। इसके बाद देखा जाता है हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हॉरोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर दूर से ही आप पूरा पूरा चीज़ देख सकते हो। ठीक है, तो हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अगर प्रियम्बल को देखा जाए तो आप पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हो कि उसका पूरा रोड मैप क्या रहा होगा। ये बोला था KM मुंशी जी ने। तो अभी इसको हम बताते हैं एक बार और। इसके बाद देख लीजिए की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था अर्नस्ट बार्कर ने। ठीक है, तो की नोट्स, ठीक है, नोट्स, की नोट समझ रहे हो ना, नोट्स बनाना। तो नोट्स कैसे बनाते हो, मार्कर से बनाते हो। ठीक है, इनके नाम में क्या आ रहा है, बारकर आ रहा है। M कर दो B की जगह पे मार्कर आ गया, तो जहाँ पर भी आपको दिखे मार्कर लिखा हुआ है, की नोट लिखा हुआ है, दोनों को मिला देना। ठीक है, यानी कि की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था, अर्नस्ट मार्कर ने बोला था। ठीक, अर्नस्ट बार्कर ने बोला था। तो बार्कर से मार्कर बना देना। की नोट कैसे लिखते हो, मार्कर से ही तो लिखते हो। तो बस ये हो गया। और होरोस्कोप KM मुंशी आप लोग याद रख लीजिएगा। मुंशी
क्या करते हैं मुंशी, जिनका काम देखने का होता है, हिसाब किताब देखना, ठीक है। तो आप देखना दोनों चीज़ से मैच करते हुए होरोस्कोप से के एम मुंशी भी बना सकते हो। तो होप आपको ये तीनों स्टेटमेंट किसने क्या बोला था ये याद हो गया होगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है आईडी कार्ड, वो आप लोग नाना से याद रख लोगे कि ना पालकी वाला ने बोला था। होरोस्कोप मुंशी जी ने बोला था यानी के एम मुंशी जी ने। और कीनोट बोला था आपके बारकर ने यानी कि मार्कर ने, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है कुछ इंग्रेडिएंट्स सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी राजवाड़ों ने नहीं दिया है, ये हमारे पीपल ऑफ इंडिया यानी जो जनता है उनके द्वारा स्थापित है, ठीक है। तो ये बस आप लोग डायरेक्ट याद रख लीजिएगा कि जो हमारा सोर्स है अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है, पीपल ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसका नेचर क्या है, तो वो सोवरिज्म है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, प्रियम्बल, यही सब तो चीज़ इसके अंदर एड ऑन है। ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इसमें कुछ भी याद रखने जैसा कुछ है ही नहीं। अमेंडमेंट इसके अंदर अब तक कितने बार किए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर यानी प्रियम्बल के अंदर अब तक केवल एक ही बार अमेंडमेंट किया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 1976 में इसको क्या किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था। और इसके अंदर 3 नए वर्ड्स लाए गए थे, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर। तो ये तीनों आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें लाई गई थी। तो आप लोग कैसे याद रखोगे, सिस से याद रखोगे, सिस यानी कि बहन से, ठीक है। तो सिस से कैसे याद रखोगे, सेक्युलर, इंटीग्रिटी और आपका सोशलिस्ट, ठीक है। तो सिस से याद रख सकते हो। सेक्युलर तो देखो वैसे भी याद रहता है क्योंकि पहले क्योंकि ओरिजिनली हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा था कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है या फिर पंथ निरपेक्ष है, बाद में इसको ऐड किया गया था, ठीक है, यानी कि 1976 में। तो सेकुलर वहाँ से आपको याद ही रहेगा। इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट मैंने आपको बता ही दिया, सिस से वैसे भी तीनों आपको याद हो ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो आ जाता है शेड्यूल, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8 शेड्यूल थे, लेकिन 4 और ऐड ऑन हुए और अब कितने हो गए हैं, 12 हो गए हैं। तो ये 12 के 12 शेड्यूल आपको याद होने चाहिए। पूछ सकता है एग्जाम में कि 6 शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है या 5th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको कैसे याद रखोगे। तो इसको तो सभी, इसकी ट्रिक तो सभी बताते हैं, सभी को याद है। इसकी ट्रिक एक कॉमन यूनिवर्सल ट्रिक है, ठीक है, किसी से भी पूछोगे सब यही बताएंगे। तो इसकी ट्रिक आसान भी है, यही है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। देखिए यहाँ से सबसे पहला पहला लेटर आपको देखते जाना है, ठीक है। तो टीयर्स, देखिए TEARS, टीयर्स, ऑफ, OF ऑफ, ओल्ड, OLD ओल्ड, पीएम, ठीक है। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम आप लोग बस इतना से याद रख लो, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगे। टी से टेरिटरीज एक्सपेंशन एंड जुरिडिक्शन, ई से इमोल्यूमेंट्स। अब इन सब का मतलब क्या होता है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। एफर्मेशन एंड ओट, ए से हो गया। आर से राज्यसभा सीट्स, एस से शेड्यूल एरियाज, इसमें इस तरीके से अदर शेड्यूल एरिया के बारे में लिखा हुआ है। 7th में आपका फेडरल प्रोविज़न लिखा हुआ है। 8th में आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं। 9th में लैंड रिफॉर्म्स लिखे हुए हैं। 10th में आपका डिफेक्शन लॉ लिखा हुआ है। 11th में पंचायत और 12th में म्यूनिसिपैलिटीज़ लिखी हुई हैं। तो ये जो लास्ट के 4 हैं वो बाद में ऐड ऑन किए गए थे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर करके इन सबको ऐड किया गया था। अब जो इसके अंदर और याद करने वाली चीज़ है उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अदर शेड्यूल एरियाज़, तो इसके अंदर आपका असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ममता से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ममता में देखिए क्या है, एम से मिजोरम, ए से असम, मम, फिर एम आ गया तो मेघालय, फिर ता से त्रिपुरा, ठीक है। ता पे एंड हो रहा है ना, टी यहाँ और ए यहाँ, ठीक है। तो ममता से आप लोग इसको याद रख लीजिएगा कि मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये आपको याद हो गया। इसके बाद आ जाता है हमारा फेडरल प्रोविज़न। इसके अंदर देखिए अलग अलग लिस्ट लिखी हुई है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। क्या होती है ये, यूनियन लिस्ट मतलब ऐसे टॉपिक जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, ठीक है।
स्टेट लिस्ट के अंदर लॉ बनाने की जो पावर होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है, और कंकरेंट लिस्ट यानी दोनों मिल करके बना सकती हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, फॉलोड बाय होल कंट्री, यानी जिसको पूरी कंट्री फॉलो करती है, जैसे कि आपका हो गया डिफेंस, या आप ऐसे याद रख सकते हो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, जैसे कि देश की सुरक्षा, डिफेंस, ऑफकोर्स यूनियन लिस्ट में आएगा। बैंकिंग यानी कि पैसा यूनियन लिस्ट में आएगा, क्योंकि अगर पैसा ही नहीं होगा तो देश कंगाल हो जाएगा, तो वो तो वैसे भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। करेंसी छापने का पूरा चीज़ आपका यूनियन लिस्ट के पास है। फॉरेन अफेयर्स ऑफ कोर्स यूनियन लिस्ट के पास होगा। कम्युनिकेशन भी यूनियन लिस्ट के पास है। स्टेट लिस्ट में आपकी स्टेट की पुलिस आ जाती है, सबको पता है। ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, हेल्थ, ये सब आपका किस में आ जाता है, आपका स्टेट लिस्ट में आ जाता है। अब कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड हो गया, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पे होता है। तो अब दो दो स्टेट्स के बीच का ट्रेड जो है वो एक स्टेट थोड़ी देखेगा, दोनों स्टेट्स देखेंगे, यानी कि एक सेंट्रल लेवल पे हो जाएगा। मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, ठीक है, वेट एंड मेजर हो गया। तो ये सभी आपका कहाँ से लिया गया है, कंकरेंट लिस्ट का टॉपिक है, ठीक है। जो वेट एंड मेजर है ये ट्रांसफ़र किया गया था फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 42 देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे, बहुत सारे छेड़खानी की गई थी इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो ओरिजिनली हमारे 14 थे, अब हमारे हो गए हैं 22 यानी कि 22, ठीक है। तो कितने ऐड हुए, 8, ठीक है। तो 14 जो थे वो पहले थे, अब हो गए हैं 22। याद रखिएगा इसको डायरेक्ट, ठीक है। ये बहुत ईजी सी चीज़ें हैं, सबको मुँह जुबानी याद होनी चाहिए कि ओरिजिनली हमारे पास 14 जो हैं वो आपके ऑफिशियल लैंग्वेजेस थे, अब 22 हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारा अब देखिए जो 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई वो सिंधी जोड़ी गई। 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई आपकी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई बोडो, डोगरी, मैथिली और आपका संथाली। और 96th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से उड़िया। अब देखिए जो उड़िया थी वो पहले से ही जो 14 हमारी भाषाएं थीं उनमें से ही थी, बस इसका नंबरिंग जो है वो आगे पीछे किया गया था, ठीक है। इसीलिए आपको इसको काउंट करोगे तो 9 मिल जाएगी आपको, जबकि ऐड ऑन तो 8 ही की गई थी, तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि जो उड़िया है वो ओरिजिनली आपकी 14 में ही थी, उसका बस नंबरिंग जो है ऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं वो आगे पीछे किया गया था, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि कौन सी भाषा किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा। अब देखिए सिंधी में देखिए आई आई आ रहा है, आई एक की तरह दिखता है, ठीक है। तो आपको 21st याद होना चाहिए तुरंत, ठीक है। सबसे पहले 21st आएगा, ठीक है। अब उसी से आपको 50 जोड़ दोगे तो 71st आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग याद रखिएगा KMN यानी कि किलोमीटर्स याद रख लीजिएगा, ठीक है। किलोमीटर में देखिए इसकी एब्रीविएशन क्या होती है, KM होती है किलोमीटर, लेकिन M के साथ एक आपको N भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 3 जोड़ी गई थी, पहले 1 फिर 3 फिर 4, ठीक है। तो किलोमीटर्स याद रखने के लिए KMN याद रखिएगा, ठीक है। K से आपका हो जाएगा कोंकणी, M से मणिपुरी और N से हो जाएगा आपका नेपाली, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा कि M से मणिपुरी होगा, मैथिली नहीं होगा, ठीक है। अब मणिपुर और नेपाल देखिए थोड़ा पास पास में है, जबकि मैथिली तो इधर हम लोग के साइड में ही है, यूपी बिहार साइड है, ठीक है, बिहार में है। तो MN जो है ये आपस में मिल जाएगा, क्योंकि नेपाल के पास क्या है, मणिपुर है। इस तरीके से याद रखिएगा। मैथिली को मत जोड़ दीजिएगा क्योंकि मैथिली तो इधर बीच का हिस्सा है, ठीक है। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये कब जोड़ी गई, 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई। 50 ऐड कर देना है, ठीक है, 21st में। अब ये दोनों आपको याद हो गया। अब 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या जोड़ी गई थी आपकी, BDMS, ठीक है। BDMS सबको याद है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही BDMS का जिक्र किया था, ठीक है। और बाकी आप वैसे भी याद रख सकते हो, बदमाश, बदमाश, ठीक है। तो B से आपका बोडो, D से आपका डोगरी, इसके बाद मैथिली और S से आपका संथली, ठीक है। तो BDMS वहाँ से आपको याद हो जाएगा कि जो BDMS थी वो 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी, ठीक है। इसको याद रखने के लिए क्या करोगे, आपको जो ऊपर ऊपर का दोनों है उन दोनों को जोड़ देना है। जैसे 7, इसको अंदर यहाँ पे प्लस लगा दो, 7 और 2 9 होता है, 1 और 1 2 होता है, तो 92nd हो गया, ठीक है। फिर 21st आपको याद ही था, 71st आपको याद ही था, दोनों नंबर्स को जोड़ दोगे 92nd हो जाएगा, ठीक है। तो 92nd के अंदर ये चारों हो जाएगी। अब अभी अभी आपने 4 भाषाएँ और जोड़ दी, तो अब
4 और जोड़ दो 92 के अंदर, तो क्या हो गया, 96 हो गया। तो 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आपका क्या आ जाएगा, ओडिया आ जाएगा। ये ट्रिक अभी अभी मैंने जस्ट डिस्कवर की है, ठीक है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, पर मैंने ये ट्रिक जो है वो अभी अभी जस्ट डिस्कवर की है और बहुत अच्छी ट्रिक है ये, ठीक है। तो होप आपको हमारी ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब ओडिया कैसे याद रखोगे, तो ये देखिए आ रहा है ना, अब देखिए ओडिया ऐसे ही याद रख लो, अब हर चीज़ में क्या ही ट्रिक बताऊँ मैं, ठीक है। अगर उसमें भी ट्रिक ढूंढनी है तो फिर क्या करा जाए इसमें, ओह कर दिया जाए, ठीक है, कि इतनी भाषा मैंने पढ़ ली, ओह, ठीक है, ख़त्म करो यार, ओह, ठीक है। तो ओह से अह से याद रख सकते हो, ठीक है, उड़िया, ठीक है। अब इससे ज़्यादा ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा, छोड़ो। तो ये सारी चीज़ें आपको होप याद हो गई होगी, एक बार और रिपीट कर दीजिएगा तो याद हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए आ जाता है हमारा लैंड रिफॉर्म, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से किया गया, क्योंकि ये चारों ही चीज़ें बाद में ऐड ऑन की गई, तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से अलग अलग टाइम पे इसको ऐड ऑन किया गया था। तो जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर लैंड रिफॉर्म का किया गया था, ठीक है। ये आपका हुआ था 1951 में। तो अभी अभी हम लोगों ने 1 1 देख ही लिया है, तो फर्स्ट के लिए भी 1 ही डाल दो, ठीक है, फर्स्ट आ रहा है ना, तो 1 1, ठीक है। तो 1951, अब 51 क्यों, क्योंकि देश आज़ाद हुआ है 47 में और कॉन्स्टिट्यूशन ही बना है 50 में, ठीक है। तो 50 के बाद सबसे पहले क्या आ सकता है, 51 ही आ सकता है, 1 अगर लाना है तो 1951, इससे अच्छा क्या होगा, ठीक है। और उसको याद रखना कि लैंड के लिए किया गया था, ठीक है। अब देखो लैंड तो सबके पास एक ही होता है ना, ठीक है, सबके पास लैंड जो है, ज़मीन जो है वो एक ही होती है, ठीक है। तो एक वहाँ से आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो डिफेक्शन लॉ आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1985 में लाया गया था, ठीक है। तो अब आप लोग को यहाँ पर अभी मैं चलिए एक बार और गो थ्रू करूँगा और इसके बाद पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ भी बता देता हूँ। तो पंचायत आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और उसी के जस्ट एक 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 जोड़ देना है, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में म्यूनिसिपैलिटीज़ हो जाएगा। और 1992 उसका याद रखोगे तो 1993 आपका म्यूनिसिपैलिटीज़ अपने आप एक जोड़ करके हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 73 और 74 इसका आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 7 वैसे भी लकी नंबर होता है, ठीक है। और 3 जो है वो बिल्कुल अनलकी नंबर माना जाता है, ठीक है। 7 को क्यों मैं लकी बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो लकी 7 को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए 7 फेरे होते हैं, 7 समुद्र होता है, ठीक है, 7 जन्म होते हैं, कहते नहीं 7 जन्म का साथ है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लकी नंबर है, ठीक है। और 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, यानी 3 सबसे ज़्यादा अनलकी है। तो लकी अनलकी का मिक्स कर दिया, कितना अच्छा कर दिया ना, मतलब कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बना दिया। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जिसके अंदर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से ही याद हो जाएगा यार आपको, ओल्ड पीएम का देखो लास्ट में यही आ रहा है। ये आपको एक वे याद ही नहीं रखना है कि लैंड एक होता है, 2 होता है, ठीक है। ये तो वैसे भी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम सीरियल वाइज आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग को ये दोनों भी याद हो गया अब, ठीक है, कि 73 के अंदर एक जोड़ोगे तो 74 और 1992 के अंदर एक जोड़ोगे तो 93, ठीक है। अब 1992 कैसे याद रखोगे, तो देखो ये सब बहुत लास्ट में जोड़े गए थे, ठीक है, 90 के दशक में, ठीक है। तो अब 1992 कैसे याद होगा कि 9 के अंदर 2 घटाओगे अगेन 7 मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। और फिर यहाँ से एक जोड़ोगे तो हो ही जाएगा। तो अब ये सब आपको याद हो गया। अब 85 कैसे याद रखोगे, तो 85 याद रखने के लिए इसके अंदर 7 घटा दो, ठीक है। देखिए 7 7 का ही है सब कुछ, ठीक है। इसके अंदर 7 घटाओगे तो 1985 पे पहुंच जाओगे। तो 1985 के अंदर क्या हुआ था, डिफेक्शन लॉ आया था, ये तो आप ओल्ड पीएम से याद रखोगे। और 52nd के अंदर 5 और 2 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। तो हर जगह पे देखिए 7 ही 7 है, ठीक है। बस नंबर थोड़ा आगे पीछे है जिसको आपको थोड़ा सा आँख के अंदर दबा करके रखना है, बाकी तो आप 7 7 7 मिलाते जाओ और सबका साथ सबका विकास हो जाएगा, ठीक है। तो बस मैंने सारी चीज़ें तो याद करा ही दी हैं आपकी, ठीक है। एक बार आप दोबारा देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये तो आप ऐसे ही याद रखोगे ओल्ड पीएम से। फिर आपका जो लैंड है एक होता है, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951, क्योंकि 50 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, ठीक है। तो एक लाने के लिए 51 ही लाया जा सकता है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, सीधे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ याद रख लो कि 73 अनलकी लकी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। 73 1992, क्योंकि इन दोनों को घटाओगे तो आपका 7 बनेगा। इसके बाद तुरंत आपको ये याद हो जाएगा, इससे 7 कम कर दोगे तो आपका डिफेक्शन आ जाएगा और 5 और 2 का मिक्स क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आपको याद हो गया। तो होप आपको सारी चीज़ें मेरी याद हो गई होंगी। बस इतनी ही चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो क्योंकि उनके पास ये वाली ट्रिक्स नहीं होती है। तो आप लोग को होप हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा ये
प्रस्तुति, ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।